तीन शब्द आ गए हैं, फूलिश मैन, इंटेलिजेंट मैन और वाइज मैन। बुद्ध ने अंतर करा है। क्या है ये अंतर? चलो वही तीन तरह के शिष्य होते हैं जो बुद्ध ने बोला था, जो एक तो खुद समझ जाए, एक को थोड़े पुश की जरूरत है और एक समझेगा ही नहीं चाहे कुछ हो जाए। हाँ, पर यहाँ पे बुद्ध ने इंटेलिजेंट शब्द का प्रयोग हम जैसे आमतौर पे करते हैं उससे थोड़ा अलग करा है। उन्होंने एक तीसरी श्रेणी खड़ी करी है वाइज मैन की। वाइज मैन बुद्धा हो गए। चलो ठीक। इंटेलिजेंट मैन क्या हुआ? जो बीच में है, जैसे समुद्र मतलब जो नदी पार कर रहे हैं, तो फूल करीब जो है वो एक करीब तरफ करीब करीब ऐसी ही बात है। इंटेलिजेंट मैन वो कि जिसने कम से कम नेति नेति की प्रक्रिया कर रखी है, जिसका मन शार्प हो। बात समझ में आ रही है? फूल वो जिसको भीतर जाना, नीति नीति बाहर थोड़ी करोगे। फूल वो जिसको भीतर जाना आता ही नहीं, जिसको फॉल्सनेस दिख गई है वो इंटेलिजेंट। वाइज वो जो फॉल्सनेस के भी बियॉन्ड श्रद्धा के क्षेत्र में पहुंच गया है, जिसको प्रेम उपलब्ध हो गया है। बात समझ में आ रही है? इंटेलिजेंट बनने तक बात हमारे हाथ में है, हम बन सकते हैं। इंटेलिजेंट बुद्ध के प्रयोग में जिस तरीके से यहां पे बुद्ध का प्रयोग हुआ है, बुद्ध जिसको इंटेलिजेंट कह रही हैं वो इंटेलिजेंट हासिल की जा सकती है एफर्ट के द्वारा, कोशिश के द्वारा। विजडम नहीं हासिल की जा सकती। विजडम ग्रेस है। तुम्हारा वही मन जो बाहर कूदता रहता है, जब वो अंतर्गामी हो जाता है तो इंटेलिजेंस है। और मन जब अपनी हदों को स्वीकार करके झुक जाता है विनम्रता में, समर्पण में, तो फिर जो निकलती है वो विजडम है। बात समझ में आ रही है? इंटेलिजेंस एक नकार है, निगेटिव में है इंटेलिजेंस, वो काटती है गंदगी को। और विजडम एक पॉजिटिव एंटिटी है। विजडम प्रेम है, विजडम स्वीकार है पूरे अस्तित्व का। समझ में आ रही है बात? इंटेलिजेंट बनो, उसके बाद वाइज मैन का थोड़ा सा संपर्क मिलेगा, इशारा मिलेगा, और बस काम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे समझो कि तुम्हें एक मशाल जलानी है, आग नहीं तुम्हारे पास, लेकिन इतना तो कर सकते हो ना कि मशाल की पूरी तैयारी करके रखो। फिर आग आएगी कहीं बाहर से, थोड़ा सा छुआएगी तुम्हारी मशाल को और वो जल जाएगी। बात समझ में आई? तुमने जलाई नहीं, पर तैयारी तुम्हारी पूरी थी। तैयारी करके रखो, उतना तो तुम्हारे हाथ में है ना। बस इतनी यही कह रहे हो। और फूलिश कौन है? वो कह रहा है मशाल भी कोई दे ही जाए, बाहर ही सब कुछ है, तो रोशनी मशाल सब बाहर से ही मिल जाएगी। वही डोमिनोज वगैरह में ऑर्डर कर रहा होगा, वन मशाल विद एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा चीज बाहर से ही आ जाए। ये भी कुछ सीजनिंग डाल के मशाल सत्य भी बाहर से उपलब्ध हो जाएगा। क्यों भाई? 30 मिनट में, और नहीं हुआ तो उसके पैसे भी नहीं देंगे। मतलब जो डिलीवर करने आया डोमिनोज का पिज्जा, उसे कहे यार अंदर ही ले आ, अब चल खोल दे। हमारा गुरुओं के प्रति भी तो रवैया यही है, खिला दे कि आपने ऑर्डर करा है, कोई डिलीवर कर देगा। विजडम भी आप ऐसे ही चाहते हैं कि उपलब्ध हो जाए। समर्पण नहीं करना है, आदेश देना है, हक जताना है। आई एम एंटाइटल्ड टू विजडम। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनीथिंग। सॉरी, अस्तित्व को तुम्हारे होने में ही कोई रस नहीं है। एंटाइटलमेंट कैसा? हाँ, झुकोगे तो पार जाओगे, हक मानोगे अपना तो कुछ नहीं पाओगे। ये इंटेलिजेंस और विजडम के लिए क्या वर्ड यूज किया हिंदी में? देखना पड़ेगा। वाइज का तो अरहत बोला होगा, ये पक्का है। ठीक है, वाइज का तो अरहत बोला होगा। इंटेलिजेंट को क्या बोल रहे हैं देखना पड़ेगा। विवेकी बोला होगा जहां तक है।
विवेकवान पुरुष। छाछठ, Fools of little understanding have themselves for their greatest enemies, for they do evil deeds which must bear bitter fruits. ये फ्रूट का क्या चक्कर है? फल। क्या अर्थ है इस बात का? evil deeds bear bitter fruits, इसका क्या अर्थ है? और ये कौन सा बिटर फ्रूट है? इस प्रक्रिया को पूरा समझना पड़ेगा। ये जो आम प्रचलित अवधारणा भी है ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, उसको समझना पड़ेगा कि ये बुरा नतीजा चीज क्या है। बुरा काम वही परसेप्शन टुवर्ड्स। पहले तो बताओ बुरा काम क्या है? बुरा काम क्या है? जो अपने आप को ना समझना। ठीक, जो ही बेहोशी में किया जाए। होश क्या है? अंदर अंदर अपने आप। जहां अपनी स्मृति खो जाए, जहां पे मन पूरा का पूरा बाहर कहीं जाके टंग जाए, वही बेहोशी है, और कुछ नहीं बेहोशी है। जो भी काम इस मानसिकता में किया जाएगा वही इविल डीड है, और कोई नहीं है इविल डीड। इविल डीड हम ये ना समझें कि कहीं लिख दी गई है कि 15-20 तरीके के काम बुरे होते हैं, ये सब मत करना, तो ये इविल डीड है। 7 sins और दिस एंड दैट। किसी काम पे मुहर नहीं लगी है अच्छे या बुरे की, जो ही काम बेहोशी में हुआ वही बुरा। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। फिर हमारा मन क्यों परेशान हो जाता है कि यार झूठ कैसे बोलूं? और मैं कहता हूं कि झूठ के अलावा हम बोलते क्या है? बेहोशी में तुम जो ही बोलोगे वही झूठ है। फिर हमारा मन क्यों मोरालिटी से बंधा रहता है हर समय? अगर हम इस बात को समझ रहे हो कि वास्तव में इविल डीड क्या है, और हम क्यों अच्छा अच्छा करना चाहते हैं हर समय, और वो अच्छा अच्छा वो जो प्रिस्क्राइब्ड है एज अ कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स। एक जो वास्तव में वाइज आदमी है उसके लिए एथिक्स का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इस बात को आप समझ रहे हैं क्या? एक वाइज आदमी, मैं ये नहीं कह रहा अनएथिकल होता है, वो एथिक्स के बियॉन्ड होता है। ना वो एथिकल होता है ना वो अनएथिकल होता है। या ऐसे कह लो कि जो वाइज मैन करे वही एथिक्स है, उसके अलावा एथिक्स कुछ नहीं। वाइज मैन जो भी करे वही एथिकल। ये मत समझना कि एथिक्स कुछ है जैसे वाइज मैन फॉलो करेगा, जिसका पालन करेगा ना। वाइज मैन जो करे वही एथिकल। वो जहां खड़ा हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है। समझ में आ रही है बात? हमारे मन में फिर क्यों ये बार बार अवधारणा कि इविल डीड तभी है जब मैं किसी से ये कर दूं कि वो कर दूं। और मैं कह रहा हूं आप चुपचाप बैठे हो, ये भी इविल डीड है। अगर आप खोए हुए हो, आप किसी की बहुत मदद करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी इविल डीड है, क्योंकि आप बेहोश हो। मदद के नाम पे भी घंटे ही बजेंगे। आप जो ही कर रहे हो वही इविल है। What is bitter fruit of an evil deed? What is the consequence? You will have to appreciate it very very clearly. See, forgetfulness begets forgetfulness. इसको बिल्कुल ये समझ लो अच्छे तरीके से। Forgetfulness creates a vicious cycle in which more forgetfulness results. तुम एक कर्म जो बेहोशी में कर रहे हो वो अपनी 100 संतानें पैदा करेगा जो तुम्हारी बेहोशी को और गहरा करेंगी, और तुम इस चक्कर में फंसते ही चले जाओगे। तुमने बेहोशी में अपनी सारी पढ़ाई करी, इस सारी पढ़ाई का फल हुआ ये नौकरी में बंधा हुआ जीवन। अब फंस गए बुरे तरीके से। तुमने अपनी बेहोशी में प्रेम करा, उस बेहोशी में करेगा प्रेम का परिणाम हुआ शादी, अब शादी का परिणाम होगा बच्चे, तुम फंसते ही चले जाओगे।
फॉरगेटफुलनेस बिगेट्स फॉरगेटफुलनेस। तुम्हारा एक, ये डाउनवर्ड स्पाइरल है। तुम्हारा एक गड़बड़ कर्म तुम्हारे आगे के बहुत सारे कर्मों को प्रभावित करता है। और उदाहरण देता हूं, हम सबके जीवन में बहुत कुछ है जो इनकम्प्लीट है। हम सुबह जब यहां पे आते हैं तो वो सारा इनकम्प्लीशन, वो सारी फॉरगेटफुलनेस साथ लेके आते हैं। नतीजा यहां पे जो हो रहा है हम उसे भी नहीं सुन पाते हैं। फॉरगेटफुलनेस बिगेट्स फॉरगेटफुलनेस। तो कल वहां से रुड़की से जब आ रहे थे तो जैसे गाड़ी में थे, आगे साइकिल पे एक फादर था, वो अपने 2 बच्चों को लेके जा रहा था। अब अजय ने जब हॉर्न बजाया तो उस बच्चे ने 7-8 साल का रहा होगा, उस बच्चे ने पीछे देखा। तो उसके बाद हम वही बात कर रहे थे कि अब ये बच्चा लाइफ के प्लान्स बना लेगा, क्योंकि मेरे बाप के पास साइकिल है तो उसको इस तरीके से लताड़ा जा रहा है और पीछे हॉर्न मारा जाता है। नाउ इट बिकम्स अ ड्रीम इन हिज लाइफ टू गेट अ कार फॉर हिज फादर। उस क्षण में अगर उसने बात समझ ली होती, और वो समझेगा कैसे? आधा सपनों में खोया हुआ है। तो ये आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड न बनता। तुम आज जो बेहोशी में करते हो वही तुम्हारी कल की बेहोशी को जन्म देता है। बात समझ में आ रही है? ये जो हम कहते हैं ना कि ये ब्रेन है, ये अतीत से भरा हुआ है, याद रखो अतीत में जो कंप्लीट हो गया वो नहीं ब्रेन में भरा हुआ है। जो कंप्लीट हो गया उसके पार हो गए तुम। ब्रेन में वो कचरा भरा हुआ है जो सप्रेस्ड था, जो पूरे तरीके से जिया नहीं गया, जिसे दबा दिया गया है। हम सब कहते हैं और माइंड्स आर फुल ऑफ सेक्सुअलिटी। नो, ब्रेन एनिमल के पास भी होता है, उसका ब्रेन कभी सेक्सुअलिटी से भरा नहीं होता। या वो आइदर, या तो वो सेक्स के कृत्य में दिखाई देगा तुमको, इट्स इन द एक्ट, या वो मुक्त होगा, वो बैठ के प्लान नहीं बना रहा होता। आदमी के मन में सेक्सुअलिटी इसलिए भरी है क्योंकि उसे उसने दबा दिया। फॉरगेटफुलनेस बिगेट्स फॉरगेटफुलनेस। तुम आज जिस चीज का दमन करोगे वही तुम्हारे कल के ध्यान में बाधा बनेगी, ये जान लो। जिस चीज का आज दमन करा है वही कल के ध्यान को बाधित करेगा। जो आज को पूरा जिए उसकी संभावना बढ़ गई है कल को भी पूरा जीने की। कल आज से ही निकल रहा है। कल समझ लो आज का फूल है। समझ रहे हो बात को? आज मन पे जो छाया हुआ है वो अतीत नहीं है, वो अनजिया अतीत है। हम ही हमेशा कहते हैं ना, द माइंड इज फुल ऑफ पास्ट। नो, द माइंड इज फुल ऑफ अनलिव्ड पास्ट। द माइंड इज फुल ऑफ दैट इनकम्प्लीट पास्ट। यही फ्रूट्स कहलाते हैं, यही कर्म फल है। जिसको तुम जी लेते हो उसके पार पहुंच जाते हो, जिसको तुम समझ लेते हो उसके पार पहुंच जाते हो। अब वो तुम्हारा बंधन नहीं बन सकता। जैसे हम लोग जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़े, जो भी एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी करते थे, तो एक जो भी चीज़ है जैसे टॉपिक है उसको करने के बाद हम लोग पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन, तीसरा रिवीजन, चौथा रिवीजन, और जितने ज़्यादा रिवीजन होते जाते थे उतना ही मन में अच्छा सा लगता था। तो मैं कभी सोचता था देयर इज नो लिमिट टू दिस। तो मतलब इतने सारे रिवीजन इसलिए करने पड़े क्योंकि पहली बार में ही जो किया था वो समझ के नहीं किया था। और स्कूल कॉलेज का आप उदाहरण ले रहे हो तो ऐसे समझ लो तुम जिस स्कूल से पढ़ के पास हो गए अब उस स्कूल में दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। जिससे तुम गुजर गए पूरे तरीके से, अब तुम वहां चाहो भी तो तुम्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारी क्लास 12 पास हो गई, तुम्हें स्कूल वाला घुसने देगा अंदर अपने? तुम क्लास 12 पास कर गए, अब तुम्हें स्कूल वापस क्या घुसने देगा क्लास 12 में? जो शेष रह गया, जो अनजिया रह गया, जिस चैलेंज के प्रति तुम्हारा रिस्पॉन्स पूर्ण नहीं था, सिर्फ वही अपने आप को दोहराता है। जिसको कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो यही है। क्लास 12 रिपीट्स इटसेल्फ but only when you have not cleared the exam. You clear the exam, it will not repeat. And what does it mean to clear the exam? Finish it off. Finish it off, be done with it, live it, understand it. तो ये जो जीवन है ये समझ लो कि ये सत्य
की तरफ जाने का प्रशिक्षण मात्र है। जैसे तुम स्कूल में हो 1st से 12th तक, तो वो सब एक प्रशिक्षण भर चल रहा है 12th के आगे निकल जाने का। और उसमें फंसा कौन रह जाएगा? कौन फंसा रह जाएगा? कौन नहीं बाहर निकलेगा? जो नहीं पढ़ रहा है, जो उस प्रशिक्षण को पूरी तरह जी नहीं रहा है, वो कभी नहीं बाहर निकलेगा। संसार ठीक इसी तरह है। संसार प्रशिक्षण मात्र है अपने आप से बाहर निकल जाने का। स्कूल प्रशिक्षण मात्र है स्कूल से ही निकल जाने का। क्या स्कूल ये चाहता है कि तुम सदा उसमें बने रहो? क्या स्कूल ये चाहता है कि तुम सदा उसमें बने रहो? स्कूल इसलिए होता है कि जानो और बाहर निकलो। संसार भी ठीक इसीलिए है कि इसे जानो और उत्तीर्ण हो जाओ, बाहर निकल आओ। अंडरस्टैंड इट एंड गो बियॉन्ड। अंडरस्टैंड इट एंड गो बियॉन्ड। आपके चक्कर अगर चल रहे हैं इविल फ्रूट्स इविल डीड्स, इविल फ्रूट्स इविल डीड्स, तो ये इसलिए है क्योंकि कुछ आपके जीवन में ऐसा है नहीं जो इस स्पाइरल पे कहीं पे लगाम लगा सके। हम ऐसे छात्र हैं जो कक्षा 6 में कुछ 50-60 हजार साल से अटके हुए हैं। 60,000 साल का एक्सपीरियंस है। 60,000 साल का एक्सपीरियंस है क्लास 6 में अटके रहने का। रिज्यूमे पे भी लिखा हुआ है। पास हो गए क्लास 6 से, लेकिन फिर कह रहे हैं कि फिर से दूंगा। अभी अटके हुए हैं, नहीं पास नहीं हुए हैं। याद रखिए, पास हो गए तो आपको दोबारा आने नहीं दिया जाएगा। आपने क्लास 12 पास कर ली है या क्लास 6 पास कर ली है, आप दोबारा बैठने जाओ 6 में, तो टीचर बैठने देगा क्या? नहीं बैठने देगा ना। समझो और आगे निकलो। अभी थोड़े दिन पहले घर पे कुछ डिस्कशन हो रहा था, उसमें बात तो वो जन्म से जन्म के बीच की जो है, मगर उसमें एक शब्द यूज किया था कि जो आपके पहले के ऋण है, ऋण वर्ड यूज किया था, वो आपको आगे मामला चलेगा ही चलेगा। तो आपकी जितनी भी इनकम्प्लीटनेस पास्ट की है वो आपको आगे मारेगी। ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है उनकी, लेकिन उससे पार पाने का तरीका ये नहीं है कि आप कुछ और कृत्य करने लगे, कुछ और नया करते हैं और उस कोई भी कृत्य पिछले किसी कृत्य की काट नहीं हो सकता। अगर आपके ब्रेन की कंडीशनिंग है पास्ट से, तो उसका ये नहीं मतलब है कि आप कुछ नए एक्शंस करेंगे उससे धुल जाएगी। हर तरीके के अतीत का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्या है? अंडरस्टैंडिंग। यस, अंडरस्टैंड दैट इट्स देयर एंड द वैम्पायर्स विल बर्न ऑफ। थ्रो सम लाइट ऑन देम एंड दे विल बी गॉन। मतलब पिछले कृत्य तो अब रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? चलो अब पिछले कृत्य रहेंगे ही नहीं। देखिए, पिछले कृत्य कहाँ हैं? स्मृतियों के अलावा वो कहाँ हैं? अब उन्हीं स्मृतियों पे रोशनी डालिए, उनको जानिए कि ये झूठी हैं, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। कर्मफल कहाँ पे है? मन के अलावा और कहाँ है? उसी मन पे रोशनी डालो, कर्मफल गायब हो जाएगा। कर्मफल होता है, निश्चित रूप से होता है, पर मन के अलावा और कहाँ होता है? और कहाँ होता है कर्मफल? मन में ही तो होता है ना। मन पे रोशनी डालो, कर्मफल गायब हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। पर मन पे रोशनी डालो, उसके लिए क्या जरूरी है? तुमने मन, कोई एक चीज तो है नहीं ना, मन तो बहुत गहरा है और उसको तुमने उसमें और भर रखा है और भर रखा है। कोई गहरा कुआं सा हो जिसमें तुमने पता नहीं क्या क्या भर रखा हो, उस पर रोशनी कैसे डालोगे? सूरज है, चमक रहा है, पर वो गहरा कुआं है, उसमें पता नहीं क्या क्या भर रखा है, रोशनी कैसे आएगी उसमें? कैसे आए? अंदर कैसे जाओगे? कूदोगे कैसे? भरा हुआ है। उलीचो, उसमें से निकलेंगे जो भी, उसे निकलने दो। डर लगेगा, उलीचो, बाहर आने दो। सारी जितनी गंदगी भरी हुई है उसे निकलने दो बाहर, सामना करो उसका। और भरी तो गंदगी हो, गंदगी के अलावा कुछ होता नहीं भरा हुआ, निकालो उसे, आने दो। That deed is not well done of which a man must repent, and the reward of which he receives, crying and with a tearful face. जीवन कैसा है ये इसी से तो पता चल जाता है ना। फल कैसा है, वृक्ष कैसा है, ये इसी से पता चल जाता है ना, कि उसके पत्तों की, उसके फलों की क्या क्वालिटी है। तुम्हारा जीवन अच्छा रहा होता तो तुम्हारा शक्ल ऐसी हो जाती?
संवाद में अक्सर जब कोई खड़ा हो जाता है कि नहीं हम तो खुश हैं, आप कैसे कह रहे हो नहीं है, तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं रह जाता उसको बोलने का। फिर मैं उसे क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं तुम अगर सब कुछ ठीक ही होते तुम्हारी शक्ल ऐसी होती। और इसका मैंने पाया है कोई उत्तर दे नहीं पाता वो, क्योंकि आखिरी बात है कि अगर तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक होता तो तुम्हारा मुंह ऐसा होता क्या? यहां बैठे हुए हो घोड़े की तरह मुंह लटका के। चुप। तुम्हारा जीवन कैसा बीता है उसका आखिरी प्रमाण तो यही है ना कि आज तुम कैसे हो कि नहीं है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मान्यताएं कैसी रही हैं, दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ हाउ इट हैज बीन, उसका आखिरी प्रूफ तो यही है कि आउटपुट तो ये रहा। अगर सब कुछ ठीक होता तो आउटपुट कैसे गड़बड़ हो गया? टीयरफुल फेस, क्राइंग, ये सब जीवन में भरा हुआ है, तो कैसे जीवन ठीक चला है बताओ ना मुझे, कैसे ठीक चला है? थोड़ा तुम्हारा सूजा हुआ है, आंखें तुम्हारी नम रहती हैं, मन में तुम्हारे आंधियां चलती रहती हैं, तो कैसे सब ठीक है बताओ? कैसे सब ठीक है? पछतावे में तुम पड़े रहते हो, रिपेंटेंस इतनी ज्यादा तुम्हारे भीतर है। तो दैट डीड इज नॉट वेल डन ही नहीं, दैट लाइफ इज नॉट वेल लिव्ड, दैट लाइफ इज नॉट वेल लिव्ड। और इसका कोई ये अर्थ ना ले कि रिपेंटेंस से लाइफ ठीक हो जाएगी, कहीं ठीक नहीं हो गई। आपके शरीर में कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसके कारण आपके सर में दर्द होता है। सर में दर्द होने से दिक्कत ठीक नहीं हो जाती। सर में दर्द होना इंडिकेटर है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है, पर उस इंडिकेशन से तबीयत ठीक नहीं हो जाती। रिपेंटेंस भी इस बात की सूचना भर है कि अहंकार बहुत है। रिपेंटेंस से अहंकार ठीक नहीं हो जाएगा। जो अहंकार की ही सूचना हो उससे अहंकार ठीक कैसे हो जाएगा? आपके दांत सड़े हुए हैं तो इस कारण मुंह से बदबू आ रही है, उस बदबू से क्या दांत ठीक हो जाएंगे? वो तो सूचना है इसी बात की कि दांत खराब है। ठीक उसी तरीके से पछतावा इस बात की सूचना है कि तुम बड़े अहंकारी हो। सिर्फ अहंकारी पछताते हैं, ज्ञानी नहीं पछताता। वो वाइज मैन कभी पछताएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि पछताना कैसा, किस पे, जान लिया हो गया। और पछताना तो ये बताता है कि जैसे मेरे पास कोई विकल्प हो कि मैं उसके अलावा कुछ और कर सकता था। मैं बेहोश हूं, बेहोशी में मैं इविल डीड के अलावा करूंगा क्या? तो पछताना कैसा? मैं जैसा था तब मैंने ऐसा करा, अब पछताने से क्या है? बात समझ में आ रही है? मैं जैसा था उस समय में उसके अलावा और कर भी क्या सकता था, तो पछताने से क्या होगा? पछता के तो मैं सिर्फ अपने अहंकार को प्रोत्साहन दे रहा हूं कि भाई तुम जैसा महान आदमी ऐसा काम कैसे कर गया। अरे मैं जैसा हूं वो कर्म ठीक वैसा है, महान होता तो कर्म वैसा ही होता। अगला पढ़ के मुस्कुरा रहे हो क्या? क्या है अगला? कि मूर्ख की एक विशिष्ट पहचान है कि उसको ये पता भी तब चलता है, या ये कहिए कि वो लेबल भी तब लगाता है अपने कर्म पे गलत होने का जब उसे डंडा पड़ जाता है। जब तक डंडा नहीं पड़ता तब तक कैसा भी कर्म हो उसको अच्छा ही लगता है। बात समझ में आ रही है? ग्रीफ आ गई है उसके जीवन में, इसका यह नहीं अर्थ है कि वो समझ गया है। वो अभी भी बेवकूफी है। बस इतना है कि अब डंडा पड़ा है तो वो अब रोने को तैयार हो गया है। इतने लोग होते हैं जिनको आप कई बार देखते हैं कि परेशान हैं, घर में किसी की मौत हो गई, वो बैठ के रो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो मौत को समझ गए हैं? ग्रीफ कहीं से इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप कुछ समझ गए हैं।
कहीं से नहीं है। ग्रीफ भी एक तरह की शांति ला देती है जीवन में, उसको आप विजडम की शांति मत समझ लीजिएगा। जैसे किसी ने आज पूछा था ना कि कोई डिप्रेस्ड होकर भी तो शांत हो जाता है। समझ रहे हो? ग्रीफ तो बहुत आती है, ये हो गया वो हो गया, और बड़ी गहरी ग्रीफ आती है, बड़ी गहरी पीड़ा आती है, पर वो पीड़ा हमें कुछ दिखा कहां देती है?